फोकस फ्यूचर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था जीएस का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है और प्रत्येक परीक्षा में भारतीय राज्य व्यवस्था से कुछ ना कुछ आता है। यूपीएसआई, यूपी पुलिस और एसएससी, पैट, इन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था मल्टीपल चॉइस प्रश्नों के लिए हमें थोड़े फैक्ट जानने होते हैं, तो इसीलिए हमने फैक्ट पर काम किया है और आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराया है। इसीलिए आपको कहीं भी और वीडियो या और कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस पूरे वीडियो सेशन को, आगे भी जितने वीडियो सेशन आएंगे उनको ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आप भारतीय राज्य व्यवस्था के सारे सवाल हल करेंगे। मैंने भी किसी परीक्षा में अब तक जितनी इस लेवल की परीक्षाएं दी थी, यूपीएससी की बात नहीं कर रहा हूं, तो वो सारे मैं आज तक 100% ही करता रहा हूं। उसी अनुभव के आधार पर मैंने आपके लिए ये कंटेंट तैयार किया है। तो इसकी आज पहली क्लास है, तो आज थोड़ा कम होगा, लेकिन कल से विधिवत रूप से हम आपको इससे पूरी क्लास दिया करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम भारतीय राज्य व्यवस्था से। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जब पहले आई थी तो उसका मकसद सिर्फ व्यापार करना था, लेकिन बाद में उन्हें भारत में रहते रहते अनुभव हो गया और लड़ाइयाँ उन्होंने व्यापार के लिए की थी। उसके बाद उन्होंने भारत पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया, यानी उस पर राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों प्रकार से प्रभुत्व जमाना स्टार्ट कर दिया। इसी की श्रेणी में उन्होंने नियम बनाने स्टार्ट किए। तो सबसे पहला उनका जो कंपनी का एक्ट था वो 1773 में वो कंपनी ने अप्लाई किया, जिसको हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से जानते हैं। अगर इस तरह का प्रश्न आता है कि सबसे पहले कंपनी ने कौन सा एक्ट लागू किया, तो हमारा आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या महत्वपूर्ण था, हमारी परीक्षा, हमारे सिलेबस के दृष्टि से जो जो महत्वपूर्ण था वो मैंने यहाँ संकलित किया है। तो उसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत हुई। अब केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत कैसे हुई? पहले 3 गवर्नर हुआ करते थे। इससे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से पहले मद्रास, मुंबई और बंगाल। इस एक्ट के बाद केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत हुई। तो केंद्रीय प्रशासन इसलिए कि उन दोनों को, यानी मुंबई को और मद्रास को, बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया और बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो ये भी महत्वपूर्ण सवाल है कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल की उपाधि कब दी गई? तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत दी गई। अब रेगुलेटिंग एक्ट के गवर्नर जनरल का पद यहीं से शुरुआत हुई। गवर्नर जनरल के पद की शुरुआत कब से हुई? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। तो हमें ये प्रश्न इसी तरह आएंगे, केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत कब से हुई? तो उसका भी जवाब ये है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। केंद्रीय प्रशासन क्यों कह रहे हैं इसको? केंद्रीय प्रशासन इसलिए कह रहे हैं कि मुंबई और मद्रास, इन दोनों को एक आदमी के अधीन कर दिया जाए। जो था गवर्नर जनरल बंगाल का, उसके अधीन कर दिया, तो एक आदमी हो गया, केंद्र से पूरा होने लगा। इससे पहले ये तीनों अलग अलग थे। तो ये, और एक हमारा इसी में रेगुलेटिंग एक्ट से ही उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। तो हमारा एक क्वेश्चन ये बनता है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना कोलकाता में हुई थी। ये भी एक प्रश्न है कि कोलकाता में हुई थी और कब से हुई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। 1773 से हुई थी, लेकिन ये 1774 में बना। उच्चतम न्यायालय कब बना? 1774 में। 1774 में ये स्थायित्व में आया। और इनके एक सवाल ये भी पूछ लेता है, प्रश्न आता है कि पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा, यहाँ काला नहीं दिख रहा, एलिजा एम्पे। ये पहले मुख्य न्यायाधीश थे। कौन थे? मुख्य न्यायाधीश। जो उच्चतम न्यायालय था उसके मुख्य न्यायाधीश पहले थे एलिजा एम्पे। ये आ जाता है। और जब ये स्टार्ट हुआ था तो एक तो मुख्य न्यायाधीश थे, इनके 3 और न्यायाधीश थे, अन्य न्यायाधीश इसमें थे। अब इसी रेगुलेटिंग एक्ट में भ्रष्टाचार कर रहे थे अंग्रेज अधिकारी, कंपनी के जो अधिकारी थे। तो इस एक्ट के द्वारा इन्होंने उपहार व रिश्वत, भारतीय लोगों से व्यापार के जो कर रहे थे उनसे उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया। अंग्रेजों को जो अधिकारी थे उनको भारतीय लोगों से
उपहार रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया। तो अगर इस तरह आता है कि उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंधित किस एक्ट में किया था, पहले सबसे पहले तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में किया था। अब 1773 में ये नियम बना दिए, लेकिन इसके बाद भी भ्रष्टाचार और बढ़ रहा था, तो इसमें संशोधन की जरूरत पड़ी। इसीलिए अंग्रेजों ने 1773 में संशोधन अधिनियम 1781 लाए। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का संशोधन करने के लिए 1781 में लाए। इसको बंदोबस्त कानून भी कहा जाता है। बंदोबस्त कानून, अगर ये प्रश्न आता है बंदोबस्त कानून किस एक्ट को कहा जाता है, तो वो 1773 का संशोधन अधिनियम एक्ट 1781 था, जिसको बंदोबस्त कानून कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बंदोबस्त कानून किसको कहा जाता है। अब 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, एक नया एक्ट लाए जो अंग्रेज अधिकारी, पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि पिट्स इंडिया एक्ट कब आया, तो 1784 में आया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में हमने अभी पढ़ा। अब दूसरा है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसका महत्वपूर्ण कार्य था राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग कर दिया, यानी कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। कंपनी पहले एक ही कमेटी थी, वो करती थी, लेकिन अब अलग अलग कमेटियां राजनीतिक कार्यों के लिए अलग बोर्ड बना दिया और वाणिज्यिक कार्यों के लिए अलग बोर्ड बना दिया। तो हमारा प्रश्न इस तरह आएगा कि राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को किस एक्ट द्वारा अलग कर दिया गया, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा अलग कर दिया गया। इसके द्वारा अब इसमें एक्ट में, इस एक्ट के बाद इस एक्ट में एक रूल आया कि अब जो कंपनी द्वारा शासित भारत का क्षेत्र था उसको कहा जाएगा ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। इस एक्ट के आने के बाद अब प्रश्न आएगा कि ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कब से कहा जाने लगा, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से ब्रिटिश जहां जहां व्यापार करते थे तो उसको ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा जाने लगा। इन्होंने पूर्ण नियंत्रण में ले लिया, राजनीतिक और प्रशासनिक तो पूरा ले ही लिया था। और इसका पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का अगला है, ब्रिटिश सरकार को कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण दे दिया गया, यानी ब्रिटिश सरकार ने कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया, प्रशासनिक और राजनीतिक। 1793। अब इसके बाद चार्टर कानून 1793 आया, क्योंकि कंपनी ने 20-20 वर्ष बाद उसको बनाना स्टार्ट किया। तो 1793 का जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का भुगतान भारतीय राजस्व से कराना प्रारंभ कर दिया, यानी अब भारत से जो राजस्व आ रहा था उसी से ये उनकी तनख्वाह का भुगतान करेंगे। उनका जो वेतन आता था, तो अब वेतन कर्मचारियों के लिए भी इसमें था। कर्मचारी और अधिकारियों का वेतन भारतीय राजस्व से करना प्रारंभ किया। अब क्वेश्चन ये आएगा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का भुगतान भारतीय राजस्व से किस रेगुलेटिंग एक्ट या किस एक्ट के द्वारा प्रारंभ किया गया, तो उसका आंसर होगा चार्टर कानून 1793। व्यापार एकाधिकार को 20 वर्ष तक और कर दिया और बढ़ा दिया कि जो कंपनी का व्यापार एकाधिकार था वो 20 वर्ष तक अनवरत चलता रहेगा, 1813 तक। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि 20-20 वर्ष का तो था ही 1773 से। चार्टर कानून 1893, ये अगला था, 20 वर्ष बाद ही आना था, तो 20 वर्ष बाद चार्टर कानून 1813। इसमें चाय और चीन क्यों लिखा है? चाय का व्यापार और चीन के साथ जो व्यापार हो रहा था भारत का, उसको छोड़कर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया। कंपनी का एकाधिकार मतलब ब्रिटिश क्राउन भी इसमें इन्वॉल्व हो गया, और जो कंपनी अपने अनुसार व्यापार कर रही थी चीन के साथ, वो बंद हो गया, और चाय का व्यापार चीन का चालू रहा और चाय का भी चालू रहा। इन दोनों को छोड़कर बाकी जो व्यापार थे मसाले वगैरह के, वो इन्होंने ब्रिटिश क्राउन का हस्तक्षेप उसमें स्टार्ट कर दिया। तो प्रश्न इस तरह आएगा कि कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त हुआ, किस एक्ट के तहत समाप्त हुआ, तो चार्टर कानून 1873 के द्वारा ये समाप्त हो गया। अब इसी एक्ट में एक ये बहुत ही खराब कानून, ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार की अनुमति। कहा यह गया था कि ईसाई मिशनरी जो भारत में आएंगे भारत के लोगों को प्रबुद्ध करेंगे, मतलब वो बुद्धिमान कर देंगे। भारत के लोग बेवकूफ समझते थे अंग्रेज, तो वो बुद्धिमान कर देंगे उनको, इसलिए ईसाई मिशनरियों का भारत में ये कह के
अनुमति प्रदान कर दी। अब इन्होंने मिशनरियों ने प्रचार कर करके धर्म परिवर्तन, इन्होंने, इनका मेन फंडा ही था धर्म परिवर्तन कराना, जो आज तक चल रहा है। अभी बंद हुआ है लेकिन ये चलता रहता था। ये ईसाई मिशनरियों का भारत में प्रचार की अनुमति, ये आए ना आए ये याद जरूर रखना। ये चार्टर कानून 1813 में ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार की अनुमति मिल गई, ये याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट है चार्टर अधिनियम 1833। इसमें बंगाल की जगह भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, यानी बंगाल जिसका नाम था बंगाल का गवर्नर जनरल, अब वो इन्होंने कर दिया भारत का गवर्नर जनरल, और इसको और अधिक शक्तियां प्रदान कर दी गई। ऐसे पहले लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले भारत के, अब इसमें यार ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के प्रथम ये थे विलियम बेंटिक। भारत के प्रथम विलियम बेंटिक थे, और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल जो अभी जब बंगाल के थे, अब इनका नाम हो गया भारत के गवर्नर जनरल, पहले था बंगाल के गवर्नर जनरल। तो बंगाल के जो थे वो थे वारेन हेस्टिंग, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बंगाल के वारेन हेस्टिंग। ये दोनों ही परीक्षा में आ जाते हैं, वारेन हेस्टिंग और विलियम बेंटिक। तो याद रखना है, भारत के पहले थे बेंटिक और बंगाल के पहले थे वारेन हेस्टिंग। अब चार्टर अधिनियम 1853, जैसे 20-20 साल बाद इन्होंने एक्ट लगाए हैं, तो 20 ही साल बाद 1853, 33 के बाद। इसका सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो हमने इसमें दिए हैं। केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया, मतलब क्वेश्चन आएगा कि केंद्रीय विधान परिषद का गठन कब किया गया, किस एक्ट में किया गया, तो चार्टर अधिनियम 1853 में किया गया। केंद्रीय विधान परिषद का गठन कब किया गया, चार्टर अधिनियम 1853 में किया गया। जरूरी प्रश्न है ये। अब सिविल सेवा, सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था की गई। इसके लिए 1854 में मैकाले समिति की स्थापना की गई। सिविल वाह होता है, सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता, भारतीयों के लिए भी अनुमति मिली। यह प्रश्न आता है कि सिविल सेवा की जो परीक्षा है खुली प्रतियोगिता कब स्टार्ट की गई, तो इसका आंसर होगा चार्टर अधिनियम 1853 में। और भारतीयों के लिए कब खोली गई, वह भी 1853 में खोली गई। इसके लिए मैकाले समिति की, ये भी क्वेश्चन है, मैकाले समिति की स्थापना क्यों की गई, मैकाले की जो समिति है उसकी स्थापना क्यों की गई, सिविल सेवा में जो खुली प्रतियोगिता होगी उस पर विचार विमर्श करने के लिए मैकाले समिति की स्थापना हुई। और चार्टर अधिनियम 1853 ये आ जाएगा कि सिविल सेवा खुली प्रतियोगिता कब स्टार्ट की गई, तो चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा की गई। और अब हमारा जो क्राउन का शासन खत्म होगा, जैसे कंपनी का शासन था, अब 1858 तक, अब 1858 के बाद ब्रिटिश क्राउन का शासन था। ब्रिटिश क्राउन का शासन अब स्टार्ट होता, पूरी तरह उन्होंने अपना प्रशासनिक और राजनीतिक जो प्रभुत्व था वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला जाता है 1858 से। तो इसको हम दो भागों में इसीलिए विभाजित करते हैं। कंपनी का शासन यहाँ लिखा है 1773 से 1858 तक, ये था कंपनी का शासन। अब ब्रिटिश क्राउन का शासन स्टार्ट होगा 1858 के बाद। तो उन्होंने भी कई अधिनियम बनाए थे, तो उनके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। और हम इस वीडियो के बाद, जैसे ये वीडियो आया है, इसके बाद हम 10 मिनट 15 मिनट का एक वीडियो डालेंगे जिसमें इससे संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। जितने भी प्रश्न बन सकते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिए जाएंगे, उसमें आप देख के उनको याद कर सकते हैं, उनको ध्यान में रख सकते हैं। और उसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसके बाद भी 10-15 मिनट का प्रश्नों के साथ आपको अवगत कराएंगे। तो ठीक है, धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले